to record. Recording has begun. All right. Okay. Okay. Please, 25 types of works. Yes. Now, do you want me to dictate to you, or after I fill the board, you can take the snapshot? You tell me what you want. No dictation. Flow chart, sir. ठीक है. Good. Good. Snapshot. Snapshot. Flow charts. Good. 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 I also don't want to dictate. All right. It becomes very monotonous. Sir, आप lecture लो. That was. हम लिख लेंगे. ठीक है. ठीक है. ओके 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 ओके. सो जैसे जैसे मैं बोर्ड पे फ्लो चार्ट्स बनाऊं इंफॉर्मेशन का, आप भी साथ साथ में बनाते रहिए. अगर आप ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं, द फ्लो चार्ट बनाने की हैबिट डेवलप कर लेते हैं व्हाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर, आपके करंट अफेयर्स ऑन योर टिप्स दे विल बी परफेक्ट. सेकंड थिंग, अगर आप अपने स्टैटिक पोर्शन के भी साथ साथ में फ्लो चार्ट्स बना लेते हैं, तो रिवीजन के टाइम पे वो फ्लो चार्ट्स really become very important. All right, and it will help you quickly revise the stuff. So let's begin. So the concept that we are discussing is Garib Kalyan Rozgar Yojana. You can put this under the social issues part of your, you can put this under the recording on it. You can put this under the social issues part of your syllabus. So this scheme is Government of India scheme, और ये Government of India ने returning migrant laborers के लिए launch करी है. Returning migrant laborers who are returning to their hometown because of the COVID-19 pandemic, जिनकी वजह से उनकी नौकरी चली गई. ये 116 डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई हुई है. 116 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अप्लाई हुई है. अमंग द 6 स्टेट्स, 6 स्टेट्स की 116 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर्ड है. और ये 6 स्टेट्स आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के हिसाब से याद रखने पड़ेंगे. जो 6 स्टेट्स है, these 6 states account for 2/3 of all migrant laborers in the country. और ये जो 2/3 माइग्रेंट लेबरर्स को अकाउंट करने वाले 6 स्टेट हैं, उसमें सबसे पहले आएगा बिहार, दूसरे नंबर पे यूपी, तीसरे नंबर पे एमपी, फोर्थ पे राजस्थान, फिफ्थ पे झारखंड एंड ऑन सिक्स्थ इट इज ओडिशा. Alright, so this scheme, it will provide 125 days of employment, 125 days of employment to those migrant laborers who have returned to their hometown among these 116 districts. और इसके लिए गवर्नमेंट ने जो पैसा इस स्कीम को अलॉट किया है, वो किया है ₹50,000 करोड़. ₹50,000 करोड़ हैज बीन सेट असाइड. नाउ एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि कई मेनी पीपल आस्क कि सर जो स्कीम्स हैं उनकी फंड कितना गवर्नमेंट ने अलॉट किया है, क्या हमें ये स्कीम की जो अमाउंट है वो याद रखनी है? आंसर है नहीं, लेकिन आपके नोट्स में ये जरूर होनी चाहिए. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? यूपीएससी डू नॉट वांट टू आस्क यू द एग्जैक्ट नंबर, बट यूपीएससी को इतना जानना होता है कि आपके अंदर कॉमन सेंस है या नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था प्रीलिम्स का, उसके अंदर द यूपीएससी आस्क्ड दैट फॉर एक्स स्कीम द गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड 4 लाख करोड़ रुपीस. 4 लाख करोड़. 4 लाख करोड़ is way too much money for a particular scheme. Getting my point? So it automatically should come to your mind कि 4 लाख करोड़ का सम तो अलॉट हो ही नहीं सकता. Getting my point? So you don't have to remember this exact amount. You do not have to remember the exact figure, लेकिन आपको tentatively पता होना चाहिए कि किस रेंज में था, whether it was tens of thousands or lakhs, करोड़, कितना. All right, so थोड़ा सा आइडिया हो, it's always good. Okay, now what kind of works will be done under the scheme? So ये snapshot आपने ले लिया होगा इस चीज का इतना सा. So what is the limit of the budget for such schemes? 125 days. अभी 125 days के लिए
खर्च होंगे सारे के सारे पैसे। चलिए, नाउ व्हाट काइंड ऑफ वर्क विल बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम। सो दिस स्कीम के अंतर्गत जो काम होंगे, दोज एक्टिविटीज शुड बी एक्टिविटीज ऑफ रूरल डेवलपमेंट। They have to be the activities of rural development. That is, it can be anything ranging from construction of panchayat bhavans, construction of anganwadi centers, construction of highways in the village area. हाईवेज मतलब कोई भी आपके विलेज के थ्रू अगर कोई हाईवे जा रहा है तो हाईवे मेंटेनेंस, रेलवे मेंटेनेंस, ऑलराइट, हाईवे, रेलवे, वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, एक्सेट्रा। ऑलराइट, इस तरह के 25 काम इन्होंने इस स्कीम के अंतर्गत उन माइग्रेंट लेबरर से बनाने हैं जो अपने अपने घरों में इन 116 डिस्ट्रिक्ट्स में गए हैं। All these works are associated with 112, sorry, not 112, they are associated with 12 ministries. They are associated with 12 ministries of Government of India. कौन सी है वो 12 ministries? You don't have to remember, but some of them, like common sense से ही पता चल जाएगा कि एक Ministry of Rural Development तो पक्का होगी, Ministry of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पक्का होगी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट एंड हाईवेज पक्का होगी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज होगी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड सैनिटेशन होगी, ऑलराइट, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस तरीके से 12 मिनिस्ट्रीज इस स्कीम के अंदर इन्वॉल्व हैं, which will be providing the different kind of works of rural development which has to be completed by the migrant laborers who will be taking benefit of this scheme. सर, इसका रिकॉर्ड भी होता है क्या कि कितने पैसे लग गए और कितने पैसे बच गए एक पर्टिकुलर स्कीम का? बिल्कुल, बजट और क्या है, सरकारी पैसा बिना रिकॉर्ड के आप टच भी नहीं कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट? अ सिंगल penny spent has to be documented. You cannot make misuse of even a single rupee that has been allotted for any particular scheme. अब आप बोलोगे सर फिर करप्शन कैसे होता है? करप्शन ऐसे होता है कि आपके एरिया में 120 लोगों ने इस स्कीम के अंडर काम किया, आपने लिस्ट में 140 बंदे दिखा दिए, ठीक है, वो जो 20 बंदों की एक्स्ट्रा सैलरी है वो जेब में। ऐसे होता है करप्शन। एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, हर एक चीज का अकाउंट क्रिएट होता है और उस अकाउंट का ऑडिट होता है। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है समर्थ? ऑलराइट, ओके। सो 12 ministries of the government of India are included, such as Ministry of Rural Development, Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Road Development and Highways, Ministry of Railways, Ministry of Mines, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. A very important point to remember, out of these 116 districts, in 116 district में से 27 district वो हैं which are under the aspirational district program of Niti Aayog. All right, so out of, ठीक है शगुन, 50,000 crore rupees is fine, it is feasible. Alright, so 116 डिस्ट्रिक्ट्स में से 27 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत भी आती हैं। दे कम अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ द कंट्री व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में इसे लॉन्च किया था। और जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम न्यूज में आया है, क्या तो प्रीलिम्स एग्जाम या मेंस में इसके ऊपर सवाल जरूर उठा है। सो नाउ मेक द सब हेडिंग एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। सो बेसिकली गरीब कल्याण रोजगार योजना हमने कंप्लीट कर दी, अब इसी से एसोसिएटेड एक टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ओके, नाउ वन थिंग यू मस्ट बी, होल्ड ऑन, one thing you must all understand that
कि this aspirational district program is so important that any time it has been in news, it has found a place in the mains examination or the prelims examination of UPSC. So make the heading as aspirational district program. 2018 में लॉन्च किया था on the behest of नीति आयोग. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. ओके, सो बेसिकली क्या है कि 2018 में नीति आयोग ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फॉर क्विक एंड इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री. ऑलराइट, सो इट वाज लॉन्च्ड इन 2018 बाय नीति आयोग. ऑलराइट, the aim of this program, इस program का aim है quick and enhanced transformation, or you can say quick and effective transformation, not enhanced, effective transformation of underdeveloped districts in the country. भारत के उन अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्विक और इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है, उनको क्विकली और इफेक्टिवली डेवलप करना है अंडर दिस प्रोग्राम. Under this program, the senior officials from the different states, under this program, the senior officials from different states as well as the union, they identified 115 districts. They identified 115 districts and named them aspirational districts. All right. अब आप पूछेंगे कि सर इनका नाम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्यों रखा, इनका नाम तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट रखना चाहिए था या अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट रखना चाहिए था. सो द आंसर इज सिंपल दैट they wanted to have a optimistic orientation because no district want to be backward. They aspire to become developed and therefore they are aspirational. And if a proper strategy is followed, then these districts can also become developed. So these aspirational districts are 115 in number, which are most backward or you can say severely underdeveloped districts of our country. और इनके चूज करने का क्राइटेरिया क्या था? What was the criteria of choosing these districts? पहली चीज तो high level of deprivation. High level of deprivation according to socio-economic caste census of 2011. So the first criteria of choosing aspirational district is high level of deprivation according to socio-economic caste census 2011. Second, poor health and education indicators. Poor health and education indicators. All right. And after poor health and education indicators, the last is poor state of basic infrastructure. All right. So इन तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे भारत के 115 सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को कंबाइन करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया उनके डेवलपमेंट के लिए, जिसको हम बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत 115 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं. ऑलराइट, क्लियर है पॉइंट? ठीक है. नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म? सो यू टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस थिंग, देन आई विल switch to the subtopic. All right, how they want to bring a change. How they want to bring a change. All right, chaliye. So what was the strategy that was adopted? Strategy under the aspirational district program. This strategy is 3C strategy बोलते हैं इसको. There are 3C strategy under this program. The first is convergence.
किस चीज की? कन्वर्जेंस ऑफ यूनियन एंड स्टेट स्कीम्स, यूनियन एंड स्टेट स्कीम्स। यानी व्हाट डज दिस पॉइंट मीन? इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम एक ही चीज को फोकस कर रही है, तो टू अवॉइड द डुप्लीसिटी ऑफ एफर्ट्स एंड टू इंक्रीज द साइज of the amount that is available, the union scheme and the state scheme, they were fused together ताकि duplicity of effort नहीं हो, ताकि ज्यादा पैसा available हो, और ताकि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके प्रॉपर ऑडिटिंग और अकाउंटिंग कर सकें, ताकि किसी भी प्रकार का करप्शन ना हो। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन the schemes of the union and the state dealing with the same subject matter were converged। ठीक है, तो कन्वर्जेंस के 3 फायदे थे। क्या क्या फायदे थे? नंबर 1, टू अवॉइड डुप्लीसिटी ऑफ एफर्ट्स, टू अवॉइड डुप्लीसिटी ऑफ एफर्ट्स, टू इंक्रीज कॉर्पस अमाउंट, कॉर्पस अमाउंट मतलब अमाउंट अवेलेबल फॉर द स्कीम, ऑलराइट। थर्ड, बेटर मॉनिटरिंग, बेटर मॉनिटरिंग। एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत में हम बैकवर्ड, हमारे कई डिस्ट्रिक्ट्स बैकवर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास रिसोर्स नहीं है, वो बैकवर्ड इसलिए हैं क्योंकि वहां पे करप्शन इतना ज्यादा है कि द रिसोर्स इज नॉट पुट टू यूज प्रॉपरली। क्या कारण है? क्या कारण है कि जो स्टेट्स इंडिया के सबसे ज्यादा रिच मिनरल स्टेट्स हैं, दे आर एक्सपीरियंसिंग वन ऑफ द बिगेस्ट लेवल ऑफ अंडर डेवलपमेंट। क्यों? रिसोर्स होने के बावजूद क्यों वहां पे सबसे ज्यादा अंडर डेवलपमेंट है? द रीजन इज वेरी सिंपल एंड दैट इज करप्शन। ऑलराइट, ऑल द मिनरल वेल्थ इज बीइंग looted away by the different people. Is it clear? So convergence is going to bring a lot of significant development in these districts. After convergence, there is collaboration. There is collaboration. Second C is collaboration. Second C is collaboration. Collaboration किस किस के बीच में? Collaboration at all the 3 levels. There will be a central level officer. There will be a central level officer. उसके नीचे state level प्रभारी, state level प्रभारी ऑफिसर होगा, और ये state level प्रभारी ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करेंगे। Alright, district administration. So collaboration, Vanshika, I think that now it is quite, is the screen blur? It was earlier. चलो हो जाएगी, चलो सेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। Alright, okay. So सेकेंड सी इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन किस किस के बीच में? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए बेसिकली क्या होता है कि किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर एवरी लेवल वांट इट्स ऑटोनॉमी। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वांट इट्स ऑटोनॉमी, फंक्शनल ऑटोनॉमी, द स्टेट वांट्स इट्स फंक्शनल ऑटोनॉमी, एंड द यूनियन से स्टेट थोड़ा ऑटोनोमस होकर काम करना चाहता है और डिस्ट्रिक्ट स्टेट से ऑटोनोमस होकर काम करना चाहता है। लेकिन एक चीज देखा गया है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ये वाला मॉडल फेल हो रहा है। दैट इज द स्टेट देमसेल्व्स कैन नॉट lead to the development of their backward areas, and the district administration alone themselves cannot lead to the development of the backward areas in the district. Therefore a collaborated approach has been sought under this aspirational district program, जिसके अंतर्गत central government is integrating with the state level officers which are known as प्रभारी officers, and district जो प्रभारी officers हैं वो district administration के साथ टच में हैं। So एक collaborated effort हो रहा है for the development of this aspirational district। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो state level प्रभारी officer है, he will be of the level of joint secretary, he will be of the level of joint secretary in the state, he will be level of joint secretary in the state or additional joint secretary, additional secretary or
जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के लेवल का ये बंदा होना चाहिए, या फिर अगर वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेट करता है तो ही विल बी ऑफ द लेवल ऑफ secretary. That means the state level prabhari officer will be quite high designation, will have quite high designation in the bureaucracy. That is, he has to be of the level of additional secretary or joint secretary or the secretary to the state government. Okay, I think that they have turned on the autofocus. All right, it's auto focusing. Chalo koi nahi, theek hai, I'll report it to them. So this is all about the aspirational district program. If the Garib Kalyan Yojana and aspirational district program clear to you, please tap yes. Type yes if both these topics are clear to you. All right, fine. चलिए, let's go ahead. What is 3C? Okay, third C. Okay. Sorry. My mistake. I missed the third C. So 2 C's are clear. Now we are going to discuss the third C. जो third C है, it is competition. The third C is competition. The third C is competition. Competition between whom? The competition between the aspirational districts. All right, competition between the aspirational districts. All right, so what they will do is, ये सारे districts की ranking बनती है annual basis पे. अब आपको पता है, all right, जो आपको पता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो अपने डिस्ट्रिक्ट को अच्छा पोर्ट्रे करना चाहेगा. गेटिंग माय पॉइंट? अगर लिस्ट में आपकी, सपोज यू आर अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ओके, और लिस्ट में आपकी डिस्ट्रिक्ट सबसे लास्ट है, तो कहीं ना कहीं पे इज्जत का कचरा हो रहा है ना. कल मान लो कलेक्टर्स की मीटिंग में गए, आप तो कुछ बोल भी नहीं पाओगे वहां पे, लोग कहेंगे अरे आप तो रहने दो, आप तो लोवेस्ट थे. गेटिंग माय पॉइंट? सो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ काइंड ऑफ competition, but constructive or positive competition, so that every aspirational district would not want to be there on the bottom of the hierarchy, and they will do all their best that they can do for development. And after this inspirational district, things are becoming positive, and by the end of this year, by the end of 2020, a review will be provided of the aspirational district program after almost 2 years, to look into how significant change it has resulted into. But yes, it has started resulting some positive changes. So 3 C's are the strategy. Pehla C hai convergence, second is collaboration, and third is competition. Sir, why they have not taken into consideration the district states like Punjab and Haryana? Shagun, Punjab and Haryana are way too developed as compared to the states like Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh ke bhi tribal areas. All right, so that is the reason Punjab and Haryana are among those states which have the highest per capita income, which have the highest level of development. वहाँ पे aspirational district का problem नहीं है. वहाँ पे district administration अगर थोड़ा सा अपने आप को संभाल ले तो इन states में you will not require this aspirational district program. All right, Prince is asking, sir, is there any ratio of contribution of state and center specified under aspirational district program for allocation of funds? ऐसा कुछ नहीं है. हर यूनियन गवर्नमेंट की अपनी स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी स्कीम है, दोनों को फ्यूज करके टोटल अमाउंट यूज करेगी स्टेट गवर्नमेंट. ऑलराइट, सो एज सच देयर इज नो sharing of funds particular to aspirational district program, centrally sponsored. All right, okay, is the Garib Kalyan Yojana only for rural areas? Yes, cover, it's only for the rural areas. All right, now let's switch to the next topic. Another topic is again related to social issues. So this is the first topic related to social issues. Second topic related to social issue is the refugee report. This particular week, the United Nations Human Rights Commission on Refugees, sorry, High Commission on Refugees. This week, United Nations High Commissioner on Refugees, UNHCR, it has published a data which is known as Global Trends Report. Global Trends Report
All right. So this week, Global Trends report has been released by the United Nations High Commissioner on Refugees just before today's date, that is 20 June. 20 June is recognized as World Refugee Day. It is recognized as World Refugee Day. All right. यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑन रेफ्यूजीज यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑन रेफ्यूजीज यूएनएचसीआर ने 20 जून से जस्ट पहले एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, जिस रिपोर्ट को बोलते हैं ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। 20 जून का सबसे इंपॉर्टेंस ये है कि 20 जून इज आल्सो नोन एज द वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। ऑलराइट, नाउ दिस रिपोर्ट, द ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट, ये एक एनुअल रिपोर्ट है। इट इज एन एनुअल रिपोर्ट जो किस चीज के बारे में है? इट इज अबाउट नंबर 1 रेफ्यूजीज, शरणार्थी। ऑलराइट, इट इज अबाउट नंबर 1 रेफ्यूजीज। सेकेंड, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। अपने ही कंट्री के अंदर जब लोग बाग डिस्प्लेस होते हैं उनको बोलते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। देन asylum seekers, asylum seekers. All right, so this report is about the people that qualify as refugees, internally displaced people, asylum seekers, stateless people, those people who are stateless, stateless people, यानी उनका कोई नेशन नहीं है। All right, stateless people. Then next, the people who return to their place of origin, people returning to the place of origin, and other vulnerable population, other vulnerable population. All right, ठीक है? Who are stateless people? ओके, स्टेटलेस पीपल, सपोज करो कि आपके जो ये सर सामने आपके खड़े होके टीच कर रहे हैं। आई ट्रेवल टू यूएस एंड इन यूएस I was reported by the Indian intelligence that I am leaking out the important secrets of Indian government. The Indian government revoked my citizenship. Indian government बोला कि now Mr. Akash is no longer the citizen of India. Now I had the citizenship of India, but now that citizenship stands cancelled और मेरे पास किसी भी country की citizenship नहीं है, तो I become a stateless people. या suppose करो कि कल India tomorrow India comes out and starts conducting the national register of citizen exercise. ठीक है, citizenship को determine करने की exercise start कर दे, और जिनके पास कागज है, यानी कि जो कागज दिखाएंगे सिर्फ उनकी citizenship मांगनी जाएगी, और मेरे पास कोई कागज नहीं है ये प्रूव करने के लिए that I am the citizen of India। ना मेरे पास आधार कार्ड है, ना वोटर कार्ड है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। Alright, I do not have my school certificate, nothing. I am totally without any papers. I cannot prove my citizenship of India or any other country. I am a stateless people. Alright, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आसाम है, आसाम में जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एक्सरसाइज हुई है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो आसाम के अंदर अपनी सिटीजनशिप नहीं शो कर पाए, रेजिडेंस नहीं शो कर पाए बिफोर सम पर्टिकुलर डेट, दैट वाज 31 दिसंबर 1976 और समथिंग। अब एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता। ऑलराइट, आई डोंट रिमेंबर, मुझे पता है बट आई डोंट रिमेंबर नाउ। तो उस डेट से पहले के लोग बाग अगर अपना उस डेट से पहले का रेजिडेंस आप शो नहीं कर पाते हो, यू आर नॉट सिटीजन ऑफ आसाम। और अगर आप और कहीं का भी सिटीजनशिप नहीं शो कर पाते हो, यू बिकम अ स्टेटलेस पर्सन। स्टेटलेस पर्सन क्लियर है? शगुन, शगुन, ओके, संदीप, ठीक है। ऑलराइट, होल्ड ऑन, ठीक है, रुको। So please tell once again the heading of the topic. The heading of the topic is United Nations High Commissioner on Refugees report titled Global Trends Report. आप सीधा heading डाल दो Global Trends Report. That's more than sufficient. Global Trends Report. I am explaining all these things. Hold on. All right. Now, refugee कौन होता है? Refugee होता है शरणार्थी. All right. So like for example, there is some kind of disturbance that is taking place in India. Let's take for example that
in India, a particular community of one faith is getting executed, persecuted. जब political persecution होता है, जब political persecution, sorry, जब आपका जो ethnic persecution होता है, let me tell you, ethnic मतलब आपका religion, आपका language, आपका culture किसी मेजोरिटी को पसंद नहीं है और वो मेजोरिटी आपको एग्जीक्यूट करे, तो अगर आप वहां से बच के किसी दूसरे देश में जाके शरण लेते हो तो आप शरणार्थी बनते हो. when you evade execution on the basis of ethnic criteria and take refuge in some other country, it is called refugees. Like for example, जब ज्यूज को हिटलर एग्जीक्यूट कर रहा था तो जो ज्यूज आसपास यूरोप में चले गए, दैट दोज ज्यूज बिकम द रेफ्यूजीज. सपोज करो बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, अभी देखो जो रेफ्यूजीज हैं वो क्लाइमेट रेफ्यूजीज काउंट नहीं होते. रेफ्यूजीज आर दोज पीपल हु आर लिविंग अ टेरिटरी. रेफ्यूजीज आर दोज पीपल हु आर लिविंग अ टेरिटरी बिकॉज ऑफ देयर एग्जीक्यूशन on the basis of ethnic dimension. They become the refugees. Internally displaced people, when one area make the people to leave that area and go to other area, they are internally displaced people. Like for example, आप है ना एक हिमाचल की बहुत अच्छी वादी में आपका घर है, लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि we are going to construct a dam there, और डैम कंस्ट्रक्ट होने की वजह से आपका जो घर है वो पानी में सबमर्ज हो जाएगा. So you are forced to leave that place. You become an internally displaced person. All right, tribal community in the country is one of the largest internally displaced person, yeah, community. All right, yes, Kashmiri Pandit is a very good example of internally displaced people. टिहरी गढ़वाल डैम की वजह से जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, इवन दैट इज इंटरनल डिस्प्लेसमेंट. पंजाब फार्मर्स बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम यूपी, अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू असाइलम सीकर. जब आपको अपने देश की पॉलिटिकल फोर्सेस से बच के किसी दूसरे देश में शरण लेनी होती है, यू बिकम एन असाइलम सीकर. असाइलम इज लाइक फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, और पॉलिटिकल पावर से बचना को कहते हैं असाइलम. एग्जीक्यूशन से बचने को कहते हैं रेफ्यूजी. ठीक है, अब असाइलम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एडवर्ड स्नोडेन. हाँ ठीक है, लविश वर्मा, वेरी गुड. दलाई लामा इज टेकिंग अ काइंड ऑफ असाइलम इन आवर कंट्री. ऑलराइट, विजय माल्या वाला केस है. हाँ, विजय माल्या वांटेड पॉलिटिकल असाइलम बिकॉज ही सेज कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं, एचपी रोहिंग्याज रेफ्यूजीज हैं, दलाई लामा असाइलम सीकर हैं. जो विजय माल्या है, he was also seeking political asylum. When political forces से जब आपको शरण चाहिए होती है, you become a political seeker. एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एडवर्ड स्नोडेन. एडवर्ड स्नोडेन, ऑलराइट, या फिर जूलियस असांजे. एडवर्ड स्नोडेन या फिर जूलियस असांजे, जिन्होंने अपने गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डेटा को विसल ब्लो करके पब्लिक डोमेन में डाल दिया. Now their government is their enemy and they want asylum, so now they are living in asylum in some other country. All right, okay Alice, I will make sure that I'll use larger fonts. chalte hain aage. All right, so is it clear till this point? Everything is clear? If it is clear, type yes. Okay, fine. Now some important findings of this report. Some important findings of the report, that is Global Trends Report. What are the important findings? Number 1, ये finding आप अपने GS के papers में, sir, why is Dalai Lama seeking asylum here? 5th point, अदर पॉपुलेशन ऑफ कंसर्न आप अवॉइड कर सकते हो. स्टेटलेस पीपल रिटर्निंग टू देयर, अच्छा 5th पॉइंट है रिटर्निंग टू देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन.
जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स अभी डिफरेंट प्लेसेस से वापस अपने घर आ रहे हैं, दे आर रिटर्निंग बैक टू देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन. इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ इंटरनल माइग्रेशन. ठीक है, ओके. नाउ important finding of this report, that is global trends report, which you can use in your you can certainly use this thing in your mains examination as well as if you are writing any essay or something. So what they have found out, 2019 में approximately 80 million people were forcefully in 2019. 80 million, yes I am repeating, global trends report की important finding है. Number 1, in 2019 approximately 80 million people were forcefully migrated. इनको forcefully migrate करवाया गया because of various reasons. और जो migrate करे थे इनमें से लगभग 40 मिलियन कौन थे? Those who migrated, out of them 40 million were children. That is in 2019 जो 50% जितने भी लोग माइग्रेट करे फोर्सफुली उनमें से 50% एकमात्र सिर्फ बच्चे थे. Out of the total people who migrated forcefully in 2019, the number is approximately 80 million. Out of them 40 million were children. यानी half of the people who migrated forcefully were children. If you arrange, अगर 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें ऑफ द पीपल हु माइग्रेटेड फोर्सफुली, तो सबसे ज्यादा आएंगे इंटरनली डिस्प्लेस्ड. मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फोर्सफुली, सबसे पहली क्राइटेरिया आती है, सबसे पहली कैटेगरी आती है the category of people who were internally displaced. Second number पे आता है refugees. Third number पे आता है asylum seeker. All right, on third number it is asylum seeker. ये रिपोर्ट कहती है 2019 में जितने भी लोग फोर्सफुली माइग्रेट हुए उनमें सबसे ज्यादा उस कैटेगरी में लोग थे जो कैटेगरी है इंटरनली डिस्प्लेस्ड की, जो अपनी ही देश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. सेकेंड कैटेगरी है क्रॉस बॉर्डर रेफ्यूजीज, दोज पीपल वुड गो एंड फाइंड रेफ्यूज इन सम अदर कंट्री. एंड तीसरे नंबर पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दे वर asylum seeker. जो 80 मिलियन पॉपुलेशन है उसमें 45.7 मिलियन वर internally displaced, then 26 million were refugees and approximately 4.2 million were asylum seeker. But ये number आपके लिए जरूरी नहीं है. You don't have to remember this number. You can remember this number. You can remember this number. आप 80 million forceful migrants को याद रख सकते हो 2019 के लिए. Alright? उसमें से 40 मिलियन वर चिल्ड्रन अलोन, दैट इज 50%. ये फिगर इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ये जो चीज हमने लिखी इसमें सिर्फ सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है. अमंग दोज पीपल वर फोर्सफुली मेड टू माइग्रेट, उसमें सबसे ज्यादा इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग थे, सेकंड नंबर पे रेफ्यूजीज थे और तीसरे नंबर पे असाइलम सीकर्स. ऑलराइट, नाउ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ये जो 80 मिलियन लोग बाग डिस्प्लेस हुए फोर्सफुली इन 2019, इसमें से 85%, 80 मिलियन का 85% वर फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज अलोन, ऑलराइट. यानी कि जो माइग्रेशन है, जो फोर्सफुल माइग्रेशन है, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. ऑफ द टोटल पीपल हु माइग्रेटेड, 85% of the people were there in the developing countries. और इन developing countries में भी 5 countries ऐसी हैं, 5 countries ऐसी हैं जो total migration का 2/3 अकाउंट करती हैं. ऑलराइट, जो total migration का 2/3 अकाउंट करती हैं. ऑलराइट, so the 5 countries among these developing countries, शुभम,
Wait a minute, let me complete it. I will tell you asylum seeker again. 85% of the 80 million belong to the developing countries alone. That means that in forceful migration is a characteristic feature of developing countries. और in developing countries में 5 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा माइग्रेशन कंट्रीब्यूट किया है, फोर्सफुल माइग्रेशन कंट्रीब्यूट किया है, एंड दे टोटल अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द टोटल माइग्रेशन इन द वर्ल्ड. ये जो 5 कंट्रीज हैं, ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं? सबसे पहले सीरिया, सीरिया नंबर 1. सेकेंड नंबर पे आएगी वेनेजुएला, वेनेजुएला. थर्ड नंबर पे आफ्टर वेनेजुएला अफगानिस्तान, अफगानिस्तान. फोर्थ साउथ सुडान एंड फिफ्थ म्यांमार. ये 5 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने दुनिया के टोटल माइग्रेशन का, फोर्सफुल माइग्रेशन का 67%, जिन्होंने टोटल माइग्रेशन का 67% या 2/3% अलोन अकाउंट करते हैं. दुनिया में सबसे ज्यादा फोर्सफुल माइग्रेंट्स आपको इस देश से मिलेंगे. सीरिया अकाउंट्स फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल who forcefully migrate from one place to other place in the country or who find refuge in some other nearby country. Clear hai? So looking at that data, one thing is clear: forceful migration is a characteristic feature of developing countries, and among the developing countries there is a group of 5 countries which contribute largest to the phenomena of forceful migration. The 5 countries are Syria, Venezuela, Afghanistan, South Sudan and Myanmar. ओके शुभम, आपने पूछा है व्हाट इज असाइलम सीकर. जब आपके देश की सरकार आपके दुश्मन बन जाए तो आप किसी दूसरे देश में जाकर गुहार लगा सकते हो कि मुझे अपने देश में शरण दो. व्हेन यू फाइंड अ रेफ्यूज फ्रॉम पॉलिटिकल परसिक्यूशन, फ्रॉम पॉलिटिकल पावर इन योर ओन कंट्री, इट इज जनरली कॉल्ड असाइलम. ऑलराइट, चलिए. ऐसा नहीं है कि आप मर्डर करके दूसरे देश में जाके बोलो कि मुझे शरण दे दो, मेरे देश की सरकार मेरे खिलाफ पड़ी हुई है. इट मस्ट बी समथिंग राइट यू हैव डन व्हिच वाज अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड नाउ द गवर्नमेंट इज योर एनिमी, देन यू गो एंड सीक असाइलम. ठीक है, जैसे सपोज करो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट वीक है, ऑलराइट, एंड तालिबान वहां पे काफी स्ट्रांग है और मलाला यूसुफजई को सर में गोली मार दी, बट शी सर्वाइव. नाउ मलाला यूसुफजई हैज टेकन अ पॉलिटिकल असाइलम इन यूके बिकॉज UK government knows that the Pakistani government is weak and the Taliban over there is a political force, and therefore Malala Yousafzai has to be protected from, she has to be protected from that Taliban, or you can say the government, because ultimately the political power lies in the hand of Taliban. चलिए आगे चलते हैं. जो सीरिया है, सीरिया के बारे में सर, इज वेनेजुएला न्यू एंट्री इन टॉप 5 लिस्ट ड्यू टू क्राइसिस? यस 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 Yes, you are quite clear. Venezuela is the new entrant here, क्योंकि वेनेजुएला में अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा क्राइसिस हुए हैं. ऑलराइट, नहीं, it is because of the ongoing current crisis in Venezuela. पहले वेनेजुएला ठीक था. वहां पे वेनेजुएला being one of the largest producer of oil, over there the people went into tremendous poverty because of the corruption in the government. Now the government, left versus right trouble चल रहा है, and the people are migrating to save their lives. That is why Venezuela is a recent entrant. Is it clear? All right, what we can do is, where those people seek refuge, those people seek refuge in some other country. ठीक है, दूसरी कंट्री में उनको रेफ्यूज मिल जाती है. वेनेजुएला क्राइसिस पे we can have one particular class. ठीक है, एक क्लास में हम वेनेजुएला इशू, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स और साउथ चाइना सी, इन तीनों टॉपिक्स को हम कवर कर सकते हैं. ऑलराइट, मे बी वन पर्टिकुलर क्लास विल गिव इट टू इट. जिस वीक कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा न्यूज नहीं आएगी तब हम इसके ऊपर बात करेंगे. सो सीरिया इज द कंट्री विद द लार्जेस्ट, सीरिया इज द कंट्री विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेफ्यूजीज इन 2019. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप अपने एग्जाम के लिए याद रखेंगे. ऑलराइट, बिफोर वी क्लोज दिस टॉपिक एंड गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट अस डिस्कस अबाउट द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑन रेफ्यूजीज. United Nation High Commissioner on Refugees. Why countries accept refugees?
यस अनमोल, किसी भी कंट्री में आप जा सकते हो प्रोवाइडेड वो कंट्री आपको रेफ्यूज देने के लिए तैयार हो जाए। कंट्रीज प्रोवाइड रेफ्यूजीज, ऑलराइट। देखिए लक्ष्य, कंट्रीज इसलिए आपको रेफ्यूज प्रोवाइड करती हैं क्योंकि कंट्रीज नो, पहली चीज तो क्या तो जिस कंट्री में आप रेफ्यूज ले रहे हो वो दूसरी कंट्री की दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है। या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री लाइक जैसे फॉर एग्जांपल you consider this thing, I did a crime and I left a country, ठीक है। मेरा जो क्राइम है it can give me death penalty, alright। let me give you one example। अबू सलेम, अबू सलेम को हम पोर्चुगल से लेकर आए। पोर्चुगल ने अबू सलेम को हमें सिर्फ एक शर्त पे दिया, that he will not be hanged, he will not be hanged। अगर हम ये चीज नहीं बोलते तो अबू सलेम वुड नॉट हैव बीन डिपोर्टेड टू द कंट्री, क्योंकि पोर्चुगल में देयर इज नो डेथ सेंटेंस एंड दे वांट इंडिया कि अगर आपने अबू सलेम को हैंग किया सो विल नॉट डिपोर्ट हिम, ही इज अ पॉलिटिकल, ही हैज टेकन पॉलिटिकल असाइलम विद अस। विजय माल्या, क्योंकि उसका क्राइम ऐसा नहीं है कि उसको डेथ पेनल्टी हो जाए, इसलिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट उसे एक्सपेट्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर उसका क्राइम ऐसा होता कि उसे डेथ पेनल्टी मिल जाए और इंडियन गवर्नमेंट ये लिख के नहीं देती कि हम इसे डेथ पेनल्टी नहीं देंगे, या इंडियन कोर्ट्स लिख के नहीं देती कि हम इसे डेथ पेनल्टी नहीं देंगे, तब तक ही वुड नॉट हैव बीन ब्रॉट टू द कंट्री। गेटिंग माय पॉइंट? सो क्या तो उस कंट्री के लॉज बेसिक ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करते हो which might be violated by the government of the other country, तो वो कंट्री उस इंसान को असाइलम दे सकती है, नंबर 1। दूसरा, क्या तो वो कंट्री दूसरी कंट्री की दुश्मन है, तो वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात आ जाती है। सो अंडर दिस टू सिनेरियो द कंट्रीज प्रोवाइड पॉलिटिकल असाइलम। लक्ष्य, इज इट क्लियर? जगप्रीत, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द कंट्री गिविंग रेफ्यूजी? जगप्रीत, अपने अपने कंसिडरेशन होते हैं, ऑलराइट। some country want to portray themselves as the leaders of human right, okay, injustice को होने से रोकने के लिए वो अपने आप को बहुत ज्यादा जुझारू मानते हैं, या फिर they consider themselves as the torch bearer of the holders of human rights, something like this, ठीक है। तस्लीम सर, इससे कंट्री को बेनिफिट होना है which is giving the asylum। देखो ये बहुत मिनिस्कुल चीज है, बेनिफिट कंसिडर नहीं होता, एक अल्ट्रुइस्टिक हेल्प भी तो होती है। इफ आई कंसिडर, देखो हमारे देश में अतिथि देवो भव वाली बात है। अगर मान लो कोई हमारे देश में मेहमान बन के आ जाए, और सपोज करो कि अभी ये जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल क्या है, यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड रेफ्यूज टू दोज पीपल हु केम टू योर कंट्री हु आर फेसिंग परसिक्यूशन फ्रॉम बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। क्यों दे रहे हो आप उनको रेफ्यूजी? इसमें आपका क्या बेनिफिट है? जो इंडिया का बेनिफिट है वो दूसरी कंट्रीज का बेनिफिट है। नाउ इट इज योर टास्क टू आइडेंटिफाई, ठीक है। व्हाट अबाउट द रेफ्यूजीज हु आर लार्ज इन नंबर, दे विल बी बर्डन ऑन द कंट्री हु एक्सेप्ट देम। तो कंट्री एक टाइम के बाद रेफ्यूजीज को लेना भी बंद कर देती है, ठीक है। सो दीज आर वेरी मिनिस्कुल टॉपिक्स, ठीक है। थोड़ा इसके ऊपर गूगल कर लो। आई डोंट थिंक सो दैट वी शुड गो इनटू दैट डेप्थ। एवरी नूक एंड कॉर्नर कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द क्लास, ठीक है। चलो, let's look into the United Nations High Commissioner on Refugees, UNHCR, United Nations High Commissioner on Refugees। ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। इट इज एन एजेंसी, नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन। याद रखना, दोनों में अंतर है। Remember this thing, United Nations High Commissioner on Refugees is an agency of the United Nations, UN, and not a principal organ. What are principal organs? Principal organs are those organs of the United Nations which are formed through the United Nations Charter. जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू यूनाइटेड नेशन क्रिएट हुआ है, उसके अंदर जिन जिन बॉडीज का नाम मेंशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, those bodies are known as the principal organs which are mentioned in the United Nations Charter. United Nations High Commissioner on Refugees is not mentioned in the United Nations Charter, rather it has been created as a specialist agency under the United Nations for
for protection and survival of refugees, for protection and survival of refugees from any kind of execution. ये 1950 में बनी थी. This agency was created in 1950 and it is headquartered at Geneva in Switzerland. Geneva in Switzerland. ठीक है? So United Nations High Commissioner on Refugees was created as a United Nations agency in 1950. इसका headquarter है Geneva, Switzerland में. इसका aim था to protect the refugees and ensure their survival from any kind of execution or political persecution which they will be facing in their home country. ये क्यों बनी थी? क्योंकि आपको पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जो वर्ल्ड वॉर 2 था, उस टाइम पे many people fled their home country, particularly the Jews. All right, so because of the Nazi fascist regime, many people were facing persecution and execution. So they fled their home country. उनके सर्वाइवल और प्रोटेक्शन के लिए एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी क्रिएट हुई जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑन refugees. All right, so this is everything that we need to know about the report, that is Global Trends Report by United Nations High Commissioner on Refugees. और ये जो प्रीलिम से रिलेटेड UNHCR की जो इंफॉर्मेशन है, that has already been discussed. If this topic is clear, tap yes so that we can move to the third topic. सर वर्ल्ड वॉर 2 वाला पॉइंट रिपीट कर. ओके विश्वदीप, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देयर वर मेनी इंस्टेंसेस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. देयर वर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन पीपल वर गेटिंग परसिक्यूटेड इन देयर होमलैंड. जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी ने जिन जिन एरियाज के ऊपर कब्जा किया, उन एरियाज में जो नाजी, जो फासिस्ट रिजीम थी, जो नाजी हिटलर की गवर्नमेंट थी, वो नाजी गवर्नमेंट ज्यूज को आइडेंटिफाई करके उनको किल कर रहे थे. दे वर आइडेंटिफाइंग द ज्यूज एंड दे वर किलिंग देम. सो टू अवॉइड दिस परसिक्यूशन, टू अवॉइड दिस एग्जीक्यूशन, मेनी ऑफ द ज्यूज दे फ्लेड टू अदर नियर बाय कंट्रीज. some went to in UK, some went to Russia, some went to some other France. all right, क्योंकि जर्मनी तो उनको एग्जीक्यूट कर रहा था. so because of the fascist regime of Mussolini and Hitler, many people fled their home country. There were millions and billions of such people, and that is why a dedicated agency was required to rehabilitate them. और उसके लिए हमने यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑन रेफ्यूजीज सेटअप करा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चाइल्ड लेबर. दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक फ्रॉम सोशल इश्यूज, चाइल्ड लेबर. क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि 12 जून को हम हर साल वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करते हैं. वी रिकॉग्नाइज 12 जून every year as वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. क्यों 12 जून को क्यों हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर रिकॉग्नाइज करते हैं? बिकॉज 12 जून 2002 को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया था दैट 12th जून from 2002 onwards we will be recognizing it as the World Day Against Child Labor. Okay, so the main purpose of World Day Against Child Labor is to create awareness and sensitize people that they should not promote or practice child labor. So what is the purpose? What is the main reason behind recognizing this day by International Labour Organization? Because International Labour Organization want to create awareness, okay, to create awareness and sensitize people
to create awareness and sensitize people against child labor, क्योंकि चिल्ड्रन आर द फादर फ्यूचर ऑफ द नेशन, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, और अगर चिल्ड्रन का भविष्य बर्बाद हो गया तो आप अपने देश का भविष्य बर्बाद करते हैं. ऑलराइट, सो टू प्रिवेंट the ills of child labor, International Labour Organization recognized 12 June since 2002 as the World Day Against Child Labor, क्योंकि ये sensitization और awareness create करते हैं among the people against child labor. This time the theme, so हर साल इनकी एक theme होती है. Theme for 2020, theme for 2020 is related to COVID-19 pandemic, and the theme is COVID-19 protect children from child labor now more than ever. The theme is COVID-19 protect children from child labor. The theme is protect children from child labor, comma, now more than ever. So आपको बच्चों को बचाना है from child labor because of COVID-19, and now it is more important than ever, क्योंकि because of COVID-19 the poverty is going to increase. The people who are already near poverty because of COVID-19 lockdown, because of economic slowdown after COVID-19, those people who are on the verge of becoming poor will certainly become poor. और हमारे यहाँ पे 1979 में एक कमिटी सेटअप हुई थी जिसका नाम था गुरुपदा स्वामी कमिटी. जो गुरुपदा स्वामी, is it audible? If it is audible, please tap yes. Yes, it's audible. HP, it's audible. Okay. So 1979 में हमारे देश में एक कमेटी का सेटअप हुआ था जिस कमेटी का नाम था गुरुपदा स्वामी कमेटी, जिसके बारे में हम आगे लिखेंगे, डोंट वरी. गुरुपदा स्वामी कमेटी ने एक चीज क्लियर कर दी थी, दैट चाइल्ड लेबर इज डायरेक्टली लिंक्ड विद पॉवर्टी. ऑलराइट, सो जब पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन. Poverty is the main cause of child labor. It is because of this reason, because of COVID-19 induced poverty, many children will be pushed into child labor, and therefore they need to be protected now more than ever. So this is the theme. अब बात करते हैं what is child labor. All right, child labor है क्या चीज? So child labor की जो definition है, this definition is given by, the definition of child labor is given by International Labour Organization. Okay, Shubham, I didn't get your point. What them is team? I'm not getting your question. All right, definition of child labor given by International Labour Organization. ILO ने child labor को कैसे define किया है? Any work. Child labor is any work that deprive the people, that deprive the children of कोई भी ऐसा काम जो चिल्ड्रन को डिप्राइव करता है. किस चीज से? नंबर 1, दैट डिप्राइव चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड. उनके बचपन से उनको अगर डिप्राइव करता है, उनको बचपन में ही एडल्ट लाइफ जीने पे मजबूर करता है, उस कार्य को हम चाइल्ड लेबर बोलेंगे. डिप्राइव देम ऑफ देयर पोटेंशियल, जो उनके पोटेंशियल को निखरने से रोकता है, उसको हम चाइल्ड लेबर बोलेंगे. थर्ड, एनी वर्क दैट डिप्राइव द चिल्ड्रन ऑफ देयर डिग्निटी, उनकी जो डिग्निटी है, आत्मसम्मान है, उसके विरुद्ध कोई भी काम अगर उनसे करवाया जाएगा, दैट इज बेसिकली चाइल्ड लेबर. दैट इज, यू कैन से दैट चाइल्ड लेबर इज एनी वर्क दैट कॉजेज फिजिकल और मेंटल हार्म टू द चाइल्ड. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने डेफिनेशन दी है कि जो चाइल्ड लेबर है, it is any work that deprive the children of their childhood, their potential, their dignity, and causes
physical and mental harm to them. This is basically known as child labor. और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करता है कि more than 1 out of every 4 child, that is more than 25% of children in the world, they experience child labor. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है कि more than 25% children around the world are facing the problem of child labor. All right, now what steps are being taken to eradicate child labor? Take a snapshot. You may take the snapshot of this particular schema ताकि हम अगले eradication पे चले जाएं. Steps to eradicate child labor. Steps to eradicate child labor. Question आ सकता है आपसे that what are the different steps that have been taken to eradicate child labor? So to tackle this, all right, some people are writing question and answer in the question and answer segment. Would मनरेगा scheme also go along with this scheme? देखिए, आप जब भी क्वेश्चंस लिख रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर फोरम के अंदर, आप चैट में ही लिख दो. ऑलराइट कुदरत, आप चैट में अगर आंसर क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे को ज्यादा इजीली आई कैन अंडरस्टैंड एंड रिप्लाई देयर इटसेल्फ. आई एम नॉट ओपनिंग दैट क्वेश्चन एंड आंसर टैब. ऑलराइट, इरेडिकेशन क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन ग्लोबली एंड इंडिया टू फाइट चाइल्ड लेबर? सो फॉर eradication of child labor, the steps can broadly be classified into global steps and steps taken in India. Global steps and steps taken in India. If you talk about the global steps, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, UNSDG, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका जो गोल नंबर 8 है, गोल नंबर 8, उसका सब पॉइंट 7 जो है, it want to eradicate child labor. It aims at eradicating child labor. So what is the first step globally? The first step globally is that the United Nations Sustainable Development Goal has set a goal that it has to eradicate the child labor by 2030. 2030 तक चाइल्ड लेबर के इरेडिकेशन का गोल यूनाइटेड नेशन ने सेटअप कर रखा है अंडर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. सेकंड ग्लोबल स्टेप इज दैट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन हैज बीन enacted. All right, United Nation Convention on Rights of the Child. United Nations Convention on Rights of the Child has been set up under the United Nations. This UNCRC, it identify 4 rights to the child. 4 rights to the child, and none of the children should be deprived of these 4 rights. All right, what are these 4 rights? जो ये UNCRC के 4 rights हैं, let me tell it to you. These 4 rights are, number 1, survival. The 4 rights of UNCRC, number 1, survival. That is, every child has a right to live. Every child has a right to survive. You cannot deprive the children right to live. Second is development to the fullest. Development to the fullest. Every child has the right to develop to its maximum potential. Development to the fullest. Third, protection from exploitation. Protection from exploitation. All right. So the third right of the child under the UNCRC is protection from exploitation. And lastly, participation
पार्टिसिपेशन कहां कहां पर? फैमिली में। कहां कहां पर? फैमिली में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में. यू कैन नॉट डिप्राइव द चाइल्ड. What is the full form of UNSDG? Deepti, the full form of UNSDG is United Nations Sustainable Development Goals. United Nations Sustainable Development Goals. How, sir, how it is different from UNICEF? You can say that UNICEF aims, देखो UNICEF और UNCRC दोनों एक हैंड टू हैंड चलते हैं. यूनिसेफ सिर्फ चिल्ड्रन को डेवलप उनको प्रमोट करने के काम करती है, उनकी एजुकेशन इंश्योर करती है, उनका डेवलपमेंट इंश्योर करती है. बट राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन आर आइडेंटिफाइड बाय सीआरसी. सीआरसी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अब्यूज. सीआरसी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन. इट मतलब यूं कह सकते हो दैट दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बॉडीज. यूनिसेफ एंड यूएनसीआरसी आर बोथ go hand in hand. UNICEF work taking guideline from UNCRC. UNCRC identify the rights which are implemented by UNICEF. Sir, where can we see recorded lectures? Sherry, it will be uploaded on the YouTube. Not complimenting, supplementing. Lavish, supplementing. कॉम्प्लीमेंट में तो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है. ओके, इट्स सप्लीमेंटिंग. चलिए, ओके. So the four rights which have been identified by the United Nations Convention on Rights of Children: survival rights, every child has the right to survive. Second is developmental rights, every child has a right to develop to his or her fullest. Protection from exploitation, every child needs to be protected from any kind of exploitation. Then participation in family as well as community. All right, like for example, अगर आप छोटे थे और आपके पेरेंट्स ने कभी आपको फैमिली में बोलने नहीं दिया, despite the fact that you wanted to say something, तो आपका राइट वायलेट हो चुका है. All right, चलिए कोई बात नहीं, let's go ahead. The third international, so first is UN SDG, second is UNCRC, third is International Labour Organization, ILO. International UNCRC का ईयर है 1989. It is 1989. UNCRC is 1989. United Nations Convention on Rights of Children is 1989. All right, Sandeep. Okay. जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, इसके दो इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं. इसके दो इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं जो चाइल्ड लेबर के साथ डील करते हैं. फर्स्ट इज कन्वेंशन नंबर 138 जो 1973 का कन्वेंशन है. ILO कन्वेंशन 138 ऑफ 1973. एंड सेकंड इज ILO कन्वेंशन 182 ऑफ 1999. ये दोनों कन्वेंशन का नाम इंपॉर्टेंट है. These two invention, it is now a kind of you can say that UNCRC is more like a principle. ठीक है. Sir, SDG aims to end child labor by 2025. Okay, Jasleen, thank you very much for correcting, because sustainable development goals have deadlines of 2030. That's why I was taking it as 30. But thank you for correction that sustainable development goals aim to end child labor by 2025. All right, not 30, 2025. Let me correct it. Thank you. 2025. Okay. Year of Convention 138, 1973. Convention 138 is 1973. Both are same. संदीप, both are same. What is the date of child labor in India? थोड़ा गूगल करना पड़ेगा लक्ष्य, इतना याद नहीं है. बट मैं अभी आपको 1 in 11 close to 10%. लक्ष्य 1 in 11 close to 10%. 180 अनमोल 182 का ईयर है 1999, 1999. ऑलराइट, 1999. जो ये 138 वाला जो कन्वेंशन है,
that is 1973, it prescribed minimum age. It prescribed minimum age for entry into employment. जो 1973 का 138 कन्वेंशन है, ILO कन्वेंशन 138, इट प्रिस्क्राइब मिनिमम एज फॉर एंट्री इनटू एम्प्लॉयमेंट. और जो 1999 का जो 182 कन्वेंशन है ILO का, इट गिव्स एग्जांपल ऑफ वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर. इट प्रिस्क्राइब की वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर क्या है, जैसे बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी, जैसे फैक्ट्री और हैजार्डस कंडीशंस में चिल्ड्रन का एज 18 इयर्स. संदीप, 18 इयर्स. ILO prescribe 18 years is the age for entry into employment. Sir, these welfare works are done hand in hand by the national and international bodies. Yes, based on these global efforts. इंडिया के भी efforts आपको देखेंगे. अभी सिर्फ global efforts हैं. 3 global efforts हमने देखे. पहली चीज, हमने यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर हैज बीन टेकन एज गोल 8, पॉइंट नंबर 7, in which we want to eradicate child labor by 2025. Then second, we signed the United Nations Convention on Rights of Children. We formulated this United Nations Convention on Rights of Children. These identify 4 rights which are important for child development: survival, development, protection and participation. Then third is ILO के 2 कन्वेंशन है. पहला कन्वेंशन है कन्वेंशन 138 1973 का है. इट प्रिस्क्राइब मिनिमम एज फॉर एंट्री इनटू एम्प्लॉयमेंट. और जो सेकंड कन्वेंशन है 82 of 1999, 182 of 1999, it prescribed the worst form of child labor from which children must be protected. All right, these are the global efforts. Is this clear till here? If it is clear, type yes. Chaliye, good. Let's go ahead. Now we are going to look into, if you have drawn this, it's perfectly fine. If you have not drawn, you may take a snapshot. I'll give you 5 seconds and then we are going to start with efforts taken by India. Efforts taken by India. All right. Shagun, it is 1999. 1999. 1973 है और 1999 1999 है. All right. Those of you who are attending this lecture and are from sociology optional, आपका जो paper 2 का जो चैप्टर है जिसमें हम चाइल्ड लेबर इन इंडिया करते हैं, इट्स सिमिलर. बस इसमें 2-3 केस स्टडी हम लिखेंगे जो पर्टिकुलर सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डेटा दे रखा है. बस उनका नाम लिख दोगे तो आपका ऑप्शनल का टॉपिक तैयार है. गेटिंग माय पॉइंट? सो आप लोग थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन देके इसको कवर करिए. चलते हैं आगे. नाउ वी टॉक अबाउट द एफर्ट्स इन इंडिया. एफर्ट्स इन इंडिया टू एरेडिकेट चाइल्ड लेबर. तो यू कैन डिवाइड दिस एफर्ट्स इनटू 2: constitutional and second is government initiative. Initiative by the government initiative, and protection ensured by the constitution. So if we talk about the efforts in India against child labor, they can be broadly classified into constitutional efforts and constitutional provisions and government initiative. Constitutional provision में सबसे पहले आएगा आपका आर्टिकल 21. Every child has a fundamental right to life. That is, every child has a right to life with dignity. So article 21. All right, this is right to life with dignity and personal liberty. Second, article
21A, that is right to education. राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मैंडेटरी स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट इन द नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल इज मैंडेटरी. ऑलराइट, सो अगर 6 से 14 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो फैक्ट्री नहीं जाएगा, तो चाइल्ड लेबर वैसे ही प्रिवेंट होगा. आर्टिकल 21, इफ यू आर डूइंग चाइल्ड लेबर यू आर वायलेटिंग आर्टिकल 21 ऑफ द चाइल्ड. ठीक है. आफ्टर दिस Article 24, right against exploitation of the children. Article 24, right against exploitation of the children, which says prohibition of children below 14 years in factories. Article 24 says prohibition of children from employment into factories. Children less than 14 years. All right. Article 24 कहता है explicitly children are prohibited from any kind of employment into factories, particularly those who are less than 14 years of age. And last is Article 39, which is a directive principle of state policy, DPSP, directive principle of state policy. That is, it is a guideline to the government. It is a guideline to the government that the government should make efforts to protect the children. The government should make efforts to protect the children from any kind of child labor. These are constitutional provisions. These are constitutional provisions. Article 21, right to life. Article 21A, right to education. Article 24, prohibition of children from employment into factories who are less than 14 years. And Article 39, which is a DPSP or a guideline on the government to protect children from any kind of exploitation. Shagun, DPSP stands for Directive Principles of State Policy. ये directive principles हैं. Harleen, Article 45, above 14, below 14. देखो कुदरत जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो 14 लिखा हुआ है, बाद में 18 इयर्स इंक्लूड हो गई जब हमने आईएलओ कन्वेंशंस को रेटिफाई कर दिया, बट वो हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं किया है. हर्लिन, आर्टिकल 45 इज ऑल्सो देयर, एग्रीड. आर्टिकल 45 इज ऑल्सो देयर, आर्टिकल 39 इज ऑल्सो देयर. ऑलराइट, सो ये these are constitutional provisions. अगर क्वेश्चन आता है what are the steps in India that have been taken to eradicate child labor, तो आप बोलो हमने constitutional provisions दे रखे in the form of article 21, 21A, 24, 39, 45. Okay. Shagun, it is an exercise. It is Sandeep and Shagun, it's an exercise. Please go and have a look at article 45. Curiosity bani rahegi and it will help you read 2-3 more related dimensions. Okay, let's move ahead to government initiatives as of now. Ranjana sir, can we include article 51A, that is DPSP? Article 51A is fundamental duties. Am I right? We'll have to नहीं रंजना, what is 51A? if you have लिखिए एक बार. चलिए अभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देख लेते हैं. बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हो गए, थोड़ा सा गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखते हैं. हाँ, so let's नहीं, वो नहीं इंक्लूड करना है. ठीक है, चलिए. अगर फंडामेंटल ड्यूटी में कोई एक्सप्लिसिटली ऐसी ड्यूटी लिखी है कि यू शुड वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ चिल्ड्रन राइट, तो इंक्लूड कर सकते हो, बाकी आपने इंक्लूड करेंगे. ठीक है. आइडेंटिफाई इफ देयर इज एनी ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन. ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन इज वेरी मच इनडायरेक्टली लिंक्ड विद चाइल्ड लेबर. तो इतना बड़ा लिंकेज मत दिखाओ. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जब डायरेक्ट हैं आपके पास तो बहुत है, अकेले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे सवाल नहीं आएगा. क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को दोनों को फ्यूज करके. तो इनडायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मत लिखो बाय गोइंग इनटू
फंडामेंटल ड्यूटीज, वहां पे ये लिखा होता कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट टू प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम डूइंग एनी काइंड ऑफ चाइल्ड लेबर, तो आप इंक्लूड करते। अभी आप सिर्फ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इनको इंक्लूड कर लो, यहाँ पे 45 भी इंक्लूड कर सकते हो। हाँ, पेरेंट्स शैल एक्सटेंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन। I am not teaching my children, I'm not allowing my child to go for education, but I am not making him do any kind of labor at home or any labor for that matter. Then I am not making him do child labor, but I am berefting him from education. But that is not like this article precisely do not link itself with child labor. Is my argument clear? ठीक है, आर्टिकल ये डायरेक्टली लिंक नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी वाला डायरेक्टली लिंक चाइल्ड लेबर के साथ नहीं है। इट इज मोर टू डू विद द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आप चाइल्ड राइट्स के साथ इसको इंक्लूड कर दो। वेरी, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट रंजना दैट यू हैव मेड, एंड ऑल दोस पीपल हु आर डिबेटिंग ऑन दिस, इसको आप चाइल्ड राइट्स के साथ एसोसिएट कर सकते हो, चाइल्ड लेबर के साथ नहीं। चाइल्ड लेबर के साथ 39 है, चाइल्ड लेबर के साथ 24 है, चाइल्ड लेबर के साथ 21A है, चाइल्ड लेबर के साथ 21 है, और चाइल्ड लेबर के साथ 45 है, which is again a right to education का point है। Guys, we have to write concise answers, stick to the topic. Yes, Shruti, that's a good, well accepted point. चलिए, let's go ahead. Government initiatives. Government ने सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया था 1979 में, जब गवर्नमेंट ने एक कमिटी का गठन किया, and the name of the committee was गुरु पदस्वामी कमेटी। गुरु पदस्वामी कमेटी, ऑलराइट। जो गुरु पदस्वामी कमेटी थी, इट वाज द फर्स्ट स्टैट्यूटरी स्टेप बाय द गवर्नमेंट टू start to work for the eradication of child labor in the country. All right, it was set up in 1979, और इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमारे यहाँ पे इनेक्ट किया गया एक एक्ट विच इज नोन एज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986. So based on the recommendation of the Guru Padaswamy Committee, child labor prohibition and regulation act was passed. Regulation act was passed in 1986. ठीक है? So government passed on the basis of Guru Padaswamy Committee the Child Labor Prohibition and Regulation Act of 1986. Basically Guru Padaswamy Committee ने एक चीज explicitly बताई that poverty, गरीबी is directly linked with child labor. Alright, बाल मजदूरी के साथ directly linked है poverty. So if you go for elimination of poverty, you are going to reduce child labor in the country. This is what Guru Padaswamy Committee has explicitly laid down. Apart from this, this is the first initiative. Second initiative है, हमने national policy on child बनाई है. We have drafted a national policy on children. All right, national policy on children. This policy was, you can say, national policy on child labor. We created a national policy on child labor, and the year is 1987. Second initiative by the government is National Policy on Child Labor 1987. However, you must remember this thing कि इसकी एक बहुत बड़ी limitation ये है कि this policy aims at rehabilitation of child labor. This policy aim only on rehabilitation and not prevention. So the limitation is that it focus on rehabilitation only, but do not focus on prevention. All right, so the second step that we took was National Policy on Child Labor in 1987. However, it has a limitation that we focused only on rehabilitation of the child labor, but not on prevention of child labor. Next step that the government took was juvenile justice. Juvenile justice, ब्रैकेट में
Care and Protection of Children Act. Care and Protection of Children Act 2000 and its 2006 amendment. So this is the third step that has been taken by the government, that it has created an act, and the name of the act is Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000 and its 2006 amendment. ये जो act है, what does it do? It classifies the working children as children in need of care and protection. So this act classified or identifies working children as children in need of protection and care. All right, these are vulnerable children. Okay, so this is the another step that the government has taken in pursuit of elimination of child labor. Then next, the fourth step that the government has taken is Right to Education Act 2009. Right to Education Act 2009. All right, under which children from 6 to 14 years of age have to go for free schooling. All right, which introduced the Article 21A as well as Article 45 in the Constitution, 45B if I'm not wrong. Lavish Sharma, we don't have to go into that detail. Harsimran, please repeat point number 3. The point number 3 is that कि 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास करा, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, जिसको 2006 में भी अमेंड किया गया है. दोनों का मूल मंत्र यही है कि जो बच्चे हैं, जो काम करते हैं, these children are vulnerable children and they are in need of protection and care. Point number 4, 2009 में गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया, which introduced Article 21A and Article 45B in the Constitution, जो कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री स्कूलिंग भी करवानी है. No labor should be expected from the children between 6 to 14 years of age, and they have to be provided mandatory free schooling in the nearest government school. सुखमन, गवर्नमेंट क्लास 2 बजे तक है, एक बार ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आई विल टेल यू कि जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कैसे हम कवर करेंगे. डोंट वरी अबाउट इट, रिमेनिंग टॉपिक्स भी कवर होंगे. आफ्टर दिस द गवर्नमेंट launched many initiatives. All right, so this is the fifth point, fifth effort by the government, Operation Smile. All right, या जिसको बोलते हैं ऑपरेशन मुस्कान, was launched to rescue and rehabilitate the child laborers. All right, so Operation Smile. Yes, Asrar, you are right, it does not implement. ये इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं होता क्योंकि हमारे देश में प्रॉपर पॉलिटिकल विल है ही नहीं. बट 18 साल से कम आयु के लोग बाग इलेक्शन में वोट कर ही नहीं सकते, तो वो वोट बैंक से वैसे ही बाहर होते हैं. ऑलराइट, हमारे यहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों की सुनी जाती है जिनसे वोट मिलते हैं. जो वोट नहीं कर सकते उनका कोई भी नहीं है. बेचारे बच्चे भी इसी वजह से हैं. सो पुअर पॉलिटिकल विल इज देयर टू इम्प्लीमेंट द इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑपरेशन स्माइल और ऑपरेशन मुस्कान जैसे ऑपरेशंस लॉन्च हुए हैं टू रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेट द पीपल हु आर चिल्ड्रन हु आर विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड लेबर. एंड लास्टली, सिक्स्थ, India has ratified the UN Convention
138 and 182 both dealing with the child labor. India has already ratified the ILO conventions, UN convention, sorry, ILO, not UN, ILO conventions of 138, 182, and we have also ratified the United Nations Convention on Rights of Children. All right, we have ratified ILO conventions 138, 182, and also the United Nations Convention on Rights of Children. हरप्रीत, ऑपरेशन मुस्कान इन विच ईयर? थोड़ा गूगल कर लेना और एक 10-15 लाइन लिख भी लेना ऑपरेशन मुस्कान के लिए, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है. अच्छा, अब एक चीज सुनो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिग्नेटरी एंड रेटिफिकेशन? एक सिग्नेटरी होता है, एक रेटिफिकेशन होता है. सिग्नेटरी जब भी लाइक फॉर एग्जांपल कोई कन्वेंशन होता है तो इंडिया पहले उसे साइन करता है, ठीक है. वी साइन एन इंटरनेशनल कन्वेंशन, सो वी बिकम अ सिग्नेटरी. सिग्नेटरी मींस वी हैव अ इंक्लिनेशन टू जॉइन दिस कन्वेंशन. फिर हमारी यहाँ पे जो पार्लियामेंट है हमारे देश की, वो अप्रूव करती है कि यस जो आपने साइन किया ये सही है, उसे रेटिफिकेशन बोलते हैं. The executive, the government, it sign, it is a signatory. The parliament approve the signature, that is called ratification. हमारे ऊपर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स तब तक नहीं लागू होंगे जब तक रेटिफिकेशन नहीं होता. नहीं संदीप, रेटिफिकेशन हाँ कह सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन, यस. रेटिफिकेशन का मतलब होता है दैट द will of the people has said कि हाँ आपने जो किया है ठीक किया है, गवर्नमेंट ने जो साइन किया है वो ठीक किया है. And where is the will of the people? In the parliament. That is, whenever an international treaty is approved to, it is first put to sign. Government sign करेगी, we become a signatory, and then the parliament approve it. That is called ratification. Is the difference between signatory and ratification clear? If it is clear, type yes. So, okay, good. All right. Now, the topics, further topics. Russia, इंडिया, चाइना ग्रुपिंग, जिसको बोलते हैं RIC. Second is elections to UNSC non-permanent membership. तीसरा है रीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. ये 3 डील करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ. फोर्थ, मिसियस, MICIUS satellite for quantum encryption. पांचवा है after Messias, next is crocodile and their species and conservation. And last, World Food Prize. These are the 6 other. So what is the issue of child work with parent up to 14 years in their own trade? नहीं कर, up to 14 years children can contribute in domestic responsibilities. अमन, ठीक है, अगर वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं तो वो चाइल्ड लेबर नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर वो किसी भी तरीके से किसी और का लेबर कर रहे हैं तो वो चाइल्ड लेबर कहलाएगा.
हाँ यस शुभकमन, पार्लियामेंट अप्रूव थ्रू वोटिंग, अगर वो 50% से ज्यादा वोट ले आया तो वो पास हो जाएगा, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। ये 6 टॉपिक्स हैं जो हमारे अब बचते हैं इस वीक के। अब आप सबके मन में एक संशय होगी, एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये 6 टॉपिक कैसे कवर होंगे? ये 6 टॉपिक ऐसे कवर होंगे, ये 6 इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तो पता नहीं कितने टॉपिक आते रहे, लेकिन जो 3 हमने करे हैं अभी क्लास में और ये जो 6 टॉपिक हैं ये इस वीक के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सो देयर इज अ सीरीज दैट इज गोइंग ऑन यूट्यूब, जो अपना राज आईएएस एकेडमी का जो चैनल है यूट्यूब पे, उस पे एक सीरीज चल रही है विच इज नोन एज विश्लेषण सीरीज। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल मेक श्योर दैट इन द अपकमिंग 6 days डेली एक एक टॉपिक को उसी डेप्थ से आपको विश्लेषण सीरीज में करवाया जाए जिस डेप्थ से हम क्लास में करते हैं। ठीक है, सो ये 6 टॉपिक आने वाले नेक्स्ट 6 दिन में आपका कवर हो जाएगा और हम फिर से सैटरडे को मिलेंगे, फिर से टॉपिक्स करेंगे, जो बच जाएंगे उसको हम वापस कहां रीडायरेक्ट कर देंगे, विश्लेषण सीरीज में। इस तरीके से आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स की कवरेज मिल जाएगी। सो नाउ टेल मी, इज इट फाइन? या सो यू विल गेट ऑल दीज 6 टॉपिक्स इन दिस विश्लेषण सीरीज। सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इनको सेकेंड हैज बीन डन। चलो वेरी गुड। लास्ट लेक्चर पीडीएफ्स, ओके ओके ओके, थैंक यू एलिस, आपने याद दिला दिया। लास्ट लेक्चर के पीडीएफ्स हैव नॉट बीन सेंट, अभी चले जाएंगे। चलिए, सो व्हाट इज दीज टॉपिक्स विल बी सेंट। फोर्थ इज मिसियस, MICIUS। एक काम करो, ये वाला टॉपिक हटा दो इसमें से, बिकॉज क्वांटम एनक्रिप्शन मुझे नहीं लगता है कि मेरे अलावा आपको कोई एक्सप्लेन भी करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये मिसियस वाली मैं करवाऊंगा आपको। We are going to discuss quantum encryption next week. बाकी 5 टॉपिक आपके विश्लेषण सीरीज में आपको मिल जाएंगे। मिसियस मुझे याद दिलाना कि नेक्स्ट वीक आपको सबसे पहले क्लास में मैं मिसियस सैटेलाइट एंड क्वांटम एनक्रिप्शन के बारे में समझाऊं। सो दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट वीक। ये 5 टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे थ्रू विश्लेषण सीरीज। ऑलराइट, bye for now, take care. फिफ्थ एंड सिक्स्थ टॉपिक ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक है और ये प्राइजेस, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फूड प्राइज, ऑलराइट, वर्ल्ड फूड प्राइज इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, और ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का है, ये इंटरनेशनल अफेयर्स के हैं। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। PDF of the last class will be provided. संदीप, इस क्लास में तो आपको स्नैपशॉट खींचना था या फिर साथ साथ में लिखना था। ऑलराइट, चलो देखते हैं व्हाट इस क्लास का कैसे जो YouTube पे सो संदीप, व्हाट कैन हैपन, YouTube पे जो क्लास आएगी ना, सो आप उसमें से स्नैपशॉट ले लेना, जो टॉपिक्स के जैसे बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, यू कैन टेक द स्नैपशॉट्स। और जो पीडीएफ है लास्ट क्लास की, इट विल बी सेंट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड पोर्टल ऑल्सो। आज का जो लेक्चर पोर्टल पे आएगा उसके साथ पीडीएफ अटैच करवा दूंगा मैं लास्ट क्लास की। ऑलराइट, चलो टेक केयर, बाय एवरीवन। लास्ट क्लास की वीडियो भी शशांक, लास्ट क्लास की वीडियो अगर अवेलेबल है तो मैं पोर्टल पे पक्का अपलोड करा दूंगा। ओके मोहित, यू कैन डू दैट, दैट्स ग्रेट, बट पीडीएफ में भेजना मोहित, सेंड इट ऑन इन अ पीडीएफ। बाय ऑल, टाटा।